मैक्रो इकोनॉमिक्स समझिए, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें, जैसे चैप्टर्स क्या क्या है जो आपको रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इन द सेंस व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में जानना है, ठीक है ना। इसमें इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं वगैरह। सेकेंड है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें अबाउट द गुड्स पढ़ना है, कंज्यूमर गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है वगैरह। थर्ड है आपका जो न्यूमेरिकल से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। फोर्थ है आपका मेथड्स ऑफ सर्कुलेटिंग नेशनल इनकम। फिफ्थ है आपका मनी, अबाउट द मनी पढ़ना है। सिक्स्थ है आपका बैंकिंग, जो बैंकिंग सेक्टर सेंट्रल बैंक कौन है आपका, आरबीआई, उसके बारे में पढ़ना है। सेवेंथ है आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एट है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। नाइन्थ है आपका डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम्स। बजट ऑफ गवर्नमेंट 10 नंबर चैप्टर है, फॉरेक्स पढ़ना है और बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है। तो चैप्टर 1 बेसिक्स है अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए ध्यान रखिएगा बेटा, किताब होगा तो मार्किंग हाईलाइट करते रहिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स देखिए, मैक्रो में सबसे पहले वर्ड मैक्रो, मैक्रो क्या होता है, तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, है ना। मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, लार्ज। लार्ज समझते हैं ना, बड़ा, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जैसे इकोनॉमिक्स की बात हम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स मतलब कि साइंस ऑफ वेल्थ है, अबाउट द मनी मैनेजमेंट सीखना है। तो एक होता है इंडिविजुअल लेवल पे और एक होता है नेशनल लेवल पे। एक होता है एक मार्केट के बारे में, एक होता है होल मार्केट के बारे में। तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या जानना है, एक नेशन के बारे में जानना है कि नेशन के बारे में, नेशन का क्या डिमांड है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या है, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है। तो मैक्रो का ओरिजिन ये इंग्लिश वर्ड्स है। मैक्रो कौन सा वर्ड है, इंग्लिश, जो एक ग्रीक वर्ड से आया है और ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस, MAK। देखो मैक्रोस ही मैक्रो है, मैक्रोस ही क्या है। अब मान लो कि मैक्रो का हिंदी वर्ड क्या है, तो हम बोलेंगे बड़ा, तो बड़ा क्या हुआ, हिंदी वर्ड हो गया। तो हिंदी वर्ड बड़ा है, ग्रीक वर्ड क्या है, मैक्रोस है, MAKROS, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो हम लोग का जो मीडियम है, जो भी मीडियम है, क्या है हमारा, इंग्लिश मीडियम है, क्या है बेटा। तो हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ना है। तो ये किस वर्ड से आया पूछेगा तो क्या बनेगा, मैक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। अब लार्ज का मतलब क्या हुआ सर, लार्ज मतलब यही हुआ कि सर एक होल मतलब कम्युनिटी की बात करता है, एक कम्युनिटी की बात नहीं करता है, एक होल मार्केट की बात करता है, एक मार्केट की बात नहीं करता है। तो उसको हम किस में डालेंगे, मैक्रो में डालेंगे। अगर एक मान लीजिए कि एक इंसान है, मिस्टर ए, ठीक है, और ये मान लो इन्फोसिस कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है। इन्फोसिस कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय है। इन्फोसिस कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो भी हमारे एम्प्लॉय है उनका सैलरी जो है हम 10% से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मिस्टर ए का मुझे बताइए इनकम क्या हो जाएगा, बोलिए, बढ़ जाएगा कि बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा। मिस्टर ए कहां काम करता है और कंपनी क्या अनाउंस किया है, तो सैलरी जब बढ़ा देंगे तो जितने भी एम्प्लॉय उनका जो भी सैलरी पहले मिलता था उससे 10% क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मान लो कि इसका एनुअल इनकम 10 लाख रुपया है, ठीक है, तो 10% से जैसे ही बढ़ जाएगा तो इसका एनुअल इनकम कितना हो जाएगा, 11 लाख रुपया हो जाएगा। तो जब 11 लाख रुपया हुआ तो मिस्टर ए का इनकम बढ़ा कि पूरे इंडिया में जितने भी आदमी हैं सबका इनकम बढ़ गया, मिस्टर ए का, या कह सकते हैं एक कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है उसका इनकम बढ़ा। तो अब मिस्टर ए के इनकम बढ़ने से मिस्टर ए अपना डिमांड क्या करेगा, चेंज कर लेगा, है कि नहीं है, डिमांड अपना बढ़ा लेगा, सुपीरियर गुड्स खरीदेगा, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। लेकिन उसके एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या अपना होल नेशन का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। तो अगर मिस्टर ए डायरेक्ट सिंगल पर्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये किस में कवर हो गया, माइक्रो में कवर हो गया। किस में कवर हो गया, माइक्रो में कवर हुआ।
लेकिन मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ये अनाउंस करती है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, जो भी एम्प्लॉय है, उन सब का सैलरी वेजेस जो है 10% से बढ़ा दो, हाइक कर दो। हाइक मतलब क्या होता है? HIK, हाइक मतलब बढ़ाना। तो भारत सरकार बोलती है कि जितने भी जॉब में लोग हैं, यानी जिस कंपनी में है आप, तो उस कंपनी में सबके इनकम को 10% से बढ़ा दो। अब बताइए, ये एक इंडिविजुअल की बात हो रहा है कि होल नेशन में जो भी कंपनी में काम करे उसकी बात हो रहा है। तो ये किस में कवर होगा? मैक्रो। ये लार्ज हुआ कि स्मॉल हुआ? लार्ज हुआ। ये मैक्रो में कवर। तो बेसिक डेफिनेशन डिफरेंस समझिए कि माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। सर मान लीजिए एक कंपनी की बात हो रही है तो वो भी माइक्रो कहलाएगा। एक कंपनी की बात हो रही है तो क्या कहलाएगा? माइक्रो। और सारी कंपनी की बात हो रही तो मैक्रो। एक मार्केट, जैसे छाता चौक मार्केट है, एक मार्केट की बात हो रही तो माइक्रो, होल मार्केट की बात हो रही तो मैक्रो। हम एम्प्लॉयड है, हम अनएम्प्लॉयड है, तो ये माइक्रो। पूरे होल नेशन का एम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? मैक्रो है। तो इंट्रोडक्शन में हमें बस यही समझना कि माइक्रो क्या हुआ और मैक्रो क्या हुआ। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है, Macroeconomics defined as that branch of economics which study the economic issues. Issues मतलब क्या होता है? जो भी सिचुएशन, प्रॉब्लम, चैलेंजेस आते हैं इसको हम फेस करेंगे। और हमारे पास जब प्रॉब्लम चैलेंजेस आएंगे तो उसको हम फेस करेंगे अपने रिसोर्स के अनुसार ना। हमारा इनकम, देश का इनकम जैसा होगा, देश की जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होगी उसके अनुसार बजट बनेगा नहीं बनेगा। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल इकोनॉमी की बात करता है, सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करता है। Study such as economic questions that concern the welfare of all residents of a country. अब सरकार को अनाउंसमेंट करती है, मान लो कि मोटर व्हीकल एक्ट लाती है, रोड एक्ट, जैसे आप देखते होंगे कि आजकल वो जीपीएस सिस्टम कर दिया है, प्लस कि आपका जितना का ट्रेवल होगा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो चालान जो है कट जाएगा। आप देखो कि जो गाड़ी का नंबर होता है उसको एक इंडिया वाला जो लोग है वो आना चाहिए, प्लस यूपीएस, बहुत सारे सिस्टम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक रेसिडेंट का वेलफेयर होगा कि सारे सोसाइटी का स्वच्छ भारत अभियान में गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो किसका वेलफेयर हो रहा है? ऑल रेसिडेंट का। कैसे कर सकते हैं? These questions are like employment for the resident, growth of output in the economy. The problem is rise called inflation. हाँ, कोई प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन कब आएगा? प्राइस राइज होगा। मनी सप्लाई ज्यादा होगा तब, या मनी सप्लाई कम होगा? मनी सप्लाई जब ज्यादा होगा मार्केट में तब इन्फ्लेशन होगा। क्या आप क्या बोल रहे? कब बोले थे? नहीं, देखो कोई भी चीज महंगा कब होता है? जब उसका डिमांड होता है। डिमांड आप किसी चीज का ज्यादा करते हैं, इसका मतलब क्या? आपके पॉकेट में क्या है? पैसा है, तो मार्केट में मनी ज्यादा है तो लोगों का डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब लोगों का डिमांड ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। इसके लिए बैंक इंटरेस्ट रेट को घटाएगी कि बढ़ाएगी? बढ़ा देगी। फिर से बोलो, इंटरेस्ट को क्या करेगी? बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट को बैंक क्या करेगी? घटाएगी कि बढ़ाएगी? मनी सप्लाई रोकने के लिए बढ़ा देगी। मनी सप्लाई जैसे बढ़ाएगी तो लोन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। लोन जब महंगा हो तो लोन लेने की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। लोग बैंक में जमा करेंगे, जब बैंक में जमा करेंगे तो मार्केट में मनी कम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। Or the problem of deflation, like demand for goods and services across different sectors of the economy and so on. Macro can also study how government can improve the state of economy of a country. Government जो इकोनॉमी को कंट्रोल या मैनेज कैसे, क्या पॉलिसी लागू करेगी? बताइए। गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाती है उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में मैनेजमेंट करती है। बढ़ा दे घटा दे, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर कंट्रोल करना है तो दो इंस्टीट्यूशन, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक कौन हो गया आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है। और हर साल बजट कब आता है? 1 फरवरी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये देखिए डिफरेंसेस पर देखिए, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? कमी। स्कार्सिटी ऑफ एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ
इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड और अ फर्म और एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय नहीं होता है। इंफोसिस कंपनी का सैलरी बढ़ा रहा है या सैलरी घटा रहा है तो वो एक इंडस्ट्री, एक कंपनी बढ़ा और घटा रही है, तो ये क्या हो गया, माइक्रो की मैक्रो, माइक्रो हो गया। इवन तो उस कंपनी में 25,000 एम्प्लॉय है, तो देश की संख्या 25,000 है, देश की जनसंख्या नहीं। तो रिलायंस या इंफोसिस अगर ऐसा कर रही है तो उस कंपनी के एम्प्लॉय के साथ ऐसा होगा, तो ये क्या हो गया, माइक्रो हो गया। मैक्रो स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। कोई दिक्कत नहीं है। कोई जैसे मान लो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए तो इससे असर किस पे होगा, सब पे कि एक पे? सब पे हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर इकोनॉमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल समझते हैं क्या होता है? उस सेक्टर में जो चेंज होना, वेरी करना, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, समय के अनुसार वेरी करता है, नहीं करता है? मान लीजिए माइक्रो लेवल की बात करते हैं, ध्यान सुनिए, माइक्रो लेवल की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल का इनकम इंक्रीज कर जाएगा तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसी इंडिविजुअल का इनकम अगर घट जाएगा तो घट जाएगा। सरकार मान लो किसी गुड्स का जीएसटी बढ़ा दे, किसी गुड्स पर जीएसटी क्या करे तो उसे उस वो गुड्स महंगा हो सस्ता हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब गुड्स महंगा हो जाएगा सब पे इम्पैक्ट रहेगी, एक पे इम्पैक्ट सब पे करेगा। तो ये मैक्रो का बात हो गया। वेरिएबल मतलब वेरी कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। पर माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर्स सप्लाई। कंज्यूमर का डिमांड जैसे जैसे चेंज होगा, प्रोड्यूसर अपना सप्लाई भी क्या करेगा, चेंज करेगा। अभी जैसे आप देखिए विंटर सेशन शुरू हो चुका है। अब देखिए जो आइसक्रीम बेचता था जून जुलाई अगस्त में, उस इंसान को देखिए तो अभी आइसक्रीम जगह पर बर्गर चाट गर्म चीज बेच रहा होगा, क्योंकि अभी आइसक्रीम का डिमांड क्या हो गया होगा, कम क्या होगा। और ये जो गर्म चीज जो बिकते हैं, समोसे हो गए, बर्गर हो गए, चाय हो गए, उसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ जाएगा। मैक्रो ऑन द अदर हैंड यूजेस मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो इंडिविजुअल का डिमांड चेंज हो रहा है या प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर का सप्लाई चेंज हो रहा है, तो ये माइक्रो है कि मैक्रो है, माइक्रो है। देश में किसी चीज का डिमांड बढ़ गया या डिमांड घट गया तो क्या है, मैक्रो। जैसे लगन आता है पूरे इंडिया में लगन, तो लगन के सीजन में जो लगन से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं उसके प्राइस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो किसकी बात हो रही है, मैक्रो की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर बात हो रही है इकोनॉमिक एजेंट। एजेंट समझते हैं, एजेंट कहीं ना कहीं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जो प्रोड्यूसर और सप्लायर के बीच में इंटरलिंक क्रिएट कर रहा है। दूसरा कि कहीं ना कहीं वो एक इकोनॉमिक डिसीजन में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कोई डिसीजन लेती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने और घटाने का, तो इससे जितने भी इंडिया बैंक में बैंकें हैं वो अपना रेट क्या करेंगी, चेंज करेंगी, क्योंकि आरबीआई क्या हुआ, बैंकों का बैंक हो गया। अब आरबीआई कोई गाइडलाइंस अगर इशू कर रही है तो कहेंगे कि उससे डिसीजन, उससे इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, सॉरी इकोनॉमिक्स में चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम ये प्रॉब्लम नहीं वर्ड यूज करेंगे, इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। अभी देखिएगा सेबी, सेबी किसको रेगुलेट करती है, सेबी किसको रेगुलेट करती है, स्टॉक मार्केट को, और जितनी भी कंपनी है उसको। तो कंपनी कोई डिसीजन लाती है, कोई आईपीओ ला रहा है, कोई शेयर इशू कर रहा है, कोई शेयर में फ्रॉड कर रहा है, तो इसका डिसीजन कौन लेगा, सेबी। सहारा का स्कैम याद होगा, कौन डिसीजन लेगा, सेबी। ये सब हमारे कौन है, इकोनॉमिक एजेंट्स। Economic agents refers to the individual and institution who take economic decision. Individual economic agents include consumer and producer. Producer भी अपने प्रोडक्ट का सप्लाई क्या होता है,
सॉरी प्रोडक्ट का प्राइस क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। दे फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन्स। अगर एक सप्लायर अपना प्रॉफिट बढ़ाए, प्राइस बढ़ाए या घटाए तो वो अपना सोच रहे हैं, लेकिन आरबीआई प्राइस रेट चेंज करे तो इससे क्या हो रहा है, होल का चेंज हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड स्टेट अथॉरिटी और स्टेचुटरी बॉडी, जैसे आरबीआई हो गया आपका, सेबी हो गया, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकम्युनिकेशन का जो भी आप रेगुलेशन करती है, ट्राई करती है। दे फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एट द माइक्रो लेवल। इकोनॉमिक एजेंट्स डिसीजंस आर टेकन लार्जली बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। मतलब एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स अपना डिसीजन ले रहा है तो किस लेवल पे आ गया, माइक्रो पे। सेबी आरबीआई अपना डिसीजन चेंज कर रहा है तो किस लेवल पे आ गया, माइक्रो पे। तो आप यहां पर इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में क्या समझे या पूछेगा, इकोनॉमिक एजेंट्स माइक्रो लेवल पे कौन आएगा, इंडिविजुअल आ जाएगा, बोलो सप्लायर आ जाएगा, एक सप्लायर माइक्रो लेवल पे। और मैक्रो लेवल पे कौन आएगा, आरबीआई आ जाएगा, सेबी आ जाएगा, ट्राई आ जाएगा, IRDAI आ जाएगा। कोई फोटो बताएगा IRDAI क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस ये एडिशन चेंज करेगा तो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर में चेंज हो जाएगा। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, देखो माइक्रो में इसका क्या होता है, लिमिटेड होता है, मैक्रो में क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। क्यों, क्योंकि माइक्रो में हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं। लेकिन एग्रीगेशन में होल नेशन की जब बात करेंगे तो किसमें आ जाएगा, माइक्रो में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बेटा, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब टोटलिंग, एग्रीगेट। तो इंडिविजुअल, जैसे आप डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है माइक्रो लेवल में कहां पर पॉसिबल है, सप्लायर, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल मार्केट, एक इंडिविजुअल बायर, यही पे फोकस है। लेकिन जब मैक्रो की बात करते हैं तो जितना हमारा कंजम्पशन है पूरे होल नेशन का उतना कंजम्पशन तो नहीं होगा, आप सबको जोड़ दे तो वो भी तो एक एग्रीगेशन है, जैसे एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड अगर लेते हैं तो सबका आ जाएगा, तो किस लेवल पे आ गया आपको, मैक्रो पे आ गया। एग्रीगेट सप्लाई किस पे आ जाएगा, मैक्रो पे आ जाएगा। यानी इसमें इंडिया में जितने भी प्रोड्यूसर और बायर है वो सब आ जाएंगे। बढ़िया। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जिसे ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इक्विलिब्रियम। इट इज द एग्रीगेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पार्टिकुलर कमोडिटी। एक कमोडिटी की बात हो रही है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक इकोनॉमी एज अ होल। इट इज द एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द कमोडिटी। यानी सॉरी इकोनॉमी जितने भी कमोडिटी है, सब प्रकार कमोडिटी, चाहे ड्यूरेबल हो, सेमी ड्यूरेबल हो, कंज्यूमर गुड्स हो, इंटरमीडिएट गुड्स हो, जिस प्रकार के गुड्स हो, सबका डिमांड अगर करें हम, अगर एग्रीगेट करें तो क्या जाएगा, मैक्रो लेवल। एजम्पशंस क्या होता है, एजम्पशन मतलब अनुमान, जैसे आप पढ़ोगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई माइक्रो लेवल की बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इंडिविजुअल बायर की बात करता है और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर करता है। जहां लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, when the price of commodity fall, then demand of that commodity will rise. अगर प्राइस एक कमोडिटी का बढ़ेगा तो डिमांड उस कमोडिटी का क्या हो जाएगा, सॉरी प्राइस ऑफ कमोडिटी घट जाएगा, कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर घट जाएगा तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये माइक्रो की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। उसी प्रकार अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि लोग महंगा समझ के नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। अब यहाँ सेट ऑफ एजम्पशंस क्या है कि सर इसमें कुछ एज्यूम करने पड़ते हैं कि इनकम किसी भी कंज्यूमर का चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम हमारा क्या होना चाहिए,
कांस्टेंट होना चाहिए। ये शॉर्ट रन में होना चाहिए, लॉन्ग रन में नहीं। दूसरा, टेक्नोलॉजी हमारा चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाएगा तो फिर ये लॉ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। पढ़िए, माइक्रो एंड मैक्रो आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ assumptions. Certain variables are assumed to be constant in microeconomics, whereas they are assumed to be changing in macro. Similarly, certain variables पढ़े ना अभी, डिमांड एंड सप्लाई क्या हो गया आपका, वेरिएबल्स हो गया, that are assumed to be constant. constant मतलब उसमें चेंज नहीं होगा, उसमें चेंज हो गया तो लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। इन मैक्रो आर assumed to be changing in macro. सिंपल सी बात है कि जब आप माइक्रो और मैक्रो की बात करते हैं, वहां लॉ की अप्लाई करते हैं, लॉ अप्लाई करते हैं, तो कुछ हमको चीज को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करनी चाहिए, ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इशू मतलब सेंट्रल इशू क्या हो सकता है? जैसे मान लो इंडिया में जब कोरोना आया तो वहां पर ये सेंट्रल इशू बन गया था, मैक्रो लेवल। जब कोरोना आया तो ये जो हैंड सैनिटाइजर है इसका डिमांड क्या होगा, बढ़ गया, क्योंकि हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन मिला कि सब लोग अपना हैंड सैनिटाइजर, एक छोटा सा स्प्रे था का सैनिटाइजर सारा, कि पैसों को लोग क्या करता था, ये करता था सैनिटाइजर। दूसरा, मास्क का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब कि ड्रास्टिकली बढ़ा, इतना बढ़ा कि प्रोड्यूसर जो है सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और बहुत महंगा। अभी जो 5 रुपए में मास्क खरीदते होंगे वो हो सकता है उस समय 15 रुपए में बिका होगा, 25 रुपए। और दूसरी बात की, जो आप कोई मेडिसिन या सैनिटाइजर, इसमें भी लिमिटेशन रहेगा भैया, इससे ज्यादा हम आपको नहीं देंगे। साग सब्जी किराना आइटम वो आपको वार्ड से ऑनलाइन मंगाते, बहुत सिचुएशन क्या आती, बहुत ही खराब थी, दयनीय थी। तो ये एक सेंट्रल इशू था। जब वैक्सीन आया, साल भर में वैक्सीन बन गया, जब वैक्सीन आया तो सब लोग क्या किया, ऑनलाइन अप्लाई कर कॉन्सेप्ट लगे। अब सपोज करिए कि अगर आपको आज वैक्सीन लेना है, मतलब आज टुडे प्रेजेंट, आराम से वैक्सीन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन जिस समय वैक्सीन का जब डोज बनना शुरू, मतलब ये निकल रहा, तो आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 15 दिन बाद अलॉटमेंट हो रहा है। होता था जहां जाते थे लंबी लाइन लगी रहती थी, चाहे वो क्या बोलते हैं, चेक करवाइए चाहे कुछ भी करवाइए। दैट वाज द सेंट्रल इशू। तो सेंट्रल इशू क्या है कि कभी कभी ड्रास्टिकली क्या होता है ना, डिमांड बढ़ जाता है। सर सेंट्रल इशू ये भी हो सकता है कि मान लो कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, जैसे 4G से हम लोग 5G जा रहे हैं, 5G से हम लोग कहां जा सकते हैं, 6G में चले जाएंगे। तो जो भी 4G हैंडसेट होंगे उस समय क्या हो गया, ऐसे स्टॉक पर आ गया, पड़ा ना, कौन खरीदेगा। जब 4G से 5G आ गया, सब लोग 5G फोन खरीदने लगा, तो जो ऐसा नहीं लगे 5G सिर्फ जब मार्केट में आया तो 4G सब बिक गया, ऐसा मान सकते हैं, ऑब्वियस बात रही होगी। ठीक है, चलिए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट सेंट्रल इशू को ठीक करने के लिए क्या करती है, बजट लाती है। क्या लाती है बेटा, बजट। अभी जैसे कहा जा रहा है कि भारत सरकार जो है मतलब कि 10-15 साल में 1000 नया ट्रेन बनाने वाली है। अब ये भी क्या है, हम रिसोर्स कहीं से पैसा ला के इधर लगाएंगे ना, सरकार के पास ऐसा नहीं लगे पैसा मशीन छापने का, सॉरी पैसा छापने की मशीन है तो अनलिमिटेड छापते रहिए। पैसा कैसे छापते हैं, आरबीआई छापती है, ठीक है, लेकिन आरबीआई क्या अनलिमिटेड छापती है, तो कैसे छापती है, मतलब किस बेसिस पे छापती है, बजट के ऊपर या जितना डिमांड होगा उतना। दूसरी बात कि आरबीआई जब छापती है ना तो उसके इक्विवेलेंट में गोल्ड उसके पास है, गोल्ड के इक्विवेलेंट में छापती है। अब ऐसा लगेगा तो आरबीआई गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगा कि 200-500-1000 करोड़ का इतना छाप होती है, इसमें से 1000 करोड़ हमको ले लेगा सब, और जितने भी आरबीआई के स्टाफ है सब जो छापने वाले जानते हैं वो ले लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं कर सकते ऐसा। बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे आपको ऐसा करेंगे तो किसको पता चलेगा। देखिए बहुत सारा सिस्टम होता है बेटा, लीगल इश्यूज होते हैं। जैसे अब ऐसा भी फ्रॉड तो हर जगह पॉसिबल है ना। जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो उस समय फ्रॉड हुआ, एक फर्जी वेब सीरीज आया था, क्या था, फर्जी वेब सीरीज। तो फर्जी वेब सीरीज क्या दिखाया, जैसे मेरे पास 5-6 जो नोट है, एक कोई ब्लैक में जो मतलब क्या होता है ना, जैसे काला धन नहीं होता, जैसे फेक नोट है,
फेक करेंसी इतना भी फेक नहीं दिखता है ना, जैसे आप किसी सब्जी वाले देखे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और कितना करोड़ रुपया छाप दिया पता। देखिए हर चीज में पता कैसे चलेगा कॉन्सेप्ट आता है, इफ बट सब जगह आता है, फ्रॉड सब जगह होते हैं। आप फ्रॉड नहीं पढ़ रहे, जो आप सीए बनेंगे ऑडिटर बनेंगे तो आप फ्रॉड कहाँ सीखेंगे, फ्रॉड क्या होता है उसको कैसे पकड़ते हो, समझिए। Allocation of resources is the central issue in microeconomics. Determination of overall level of output and employment is the central issue in the microeconomics. चलो, ये पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स कॉपी, हाँ कॉपी। जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक गरीब आदमी या एक इंसान जो खर्च कम करता है, हम मान एक वीडियो देख रहे हैं, ये पेरेंट्स जा रहे हैं, उसके 2 बच्चे साथ में जा रहे हैं, मतलब 4 लोग जा रहे हैं और बच्चा बोल रहा है पापा ये, मम्मी ये, पापा ये, मम्मी ये, तो दोनों के मतलब कि दोनों बच्चे को जो उनका डिमांड है पूरा कर दिया जाता है, मतलब खरीद दिया जाता है चॉकलेट जो भी है। उसके बावजूद भी बच्चा और डिमांड करता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब पेरेंट्स बोलते कि नहीं, पैसा थोड़ा सा क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। बचाने का मतलब क्या हुआ, खर्च हम कंट्रोल में करें। अब एक इंडिविजुअल अगर खर्च कंट्रोल में कर रहा है और वीडियो आप देख रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, मतलब कि पॉजिटिव अप्रोच देखेंगे कि नेगेटिव अप्रोच देखेंगे? पॉजिटिव अप्रोच देखेंगे। आप फालतू का खर्चा नहीं कर रहे या कंजूसी कर रहे हैं या मतलब कि जहां आपको मतलब पैसा मैक्सिमम लेवल का बचा रहे हैं। ये तो माइक्रो से लेवल का सोच हो गया ना। लेकिन मान लो कि वो देखकर इंडिया का हर पर्सन ऐसा करने लगे कि पैसा बचाना ही एक एम हो जाए। अब बताइए अगर सब लोग ऐसा करेंगे तो ये पॉजिटिव अप्रोच है और निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऐसा क्यों होगा कि अगर पूरे नेशन में अगर पैसा सेव का कॉन्सेप्ट आने लगेगा तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे। जब कंजम्पशन कम करेंगे तो सप्लाई प्रोडक्शन क्या हो जाएगा। मान लो कि सभी लोग पैसा बचाना शुरू कर दें, कम खर्च करें, तो इसे सप्लाई और प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर का गुड्स ज्यादा बिकेगा कम बिकेगा तो प्रोडक्शन कम जाएगा। प्रोडक्शन जब कम जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा घटेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा या अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा इकोनॉमिक्स के लिए। हमारे इकोनॉमिक के लिए क्या प्रॉब्लम है, फ्लो होना चाहिए। मनी का क्या होना चाहिए बेटा, फ्लो होना चाहिए, सर्कुलर मनी सर्कुलेट होना चाहिए। मान लो कि हमको पैसा आता है, हम कमाते हैं और हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं और हमारे सभी लोग ऐसा करते हैं, तो ये प्रॉब्लम है इकोनॉमी में। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो चीज अच्छा होता है होल नेशन पे वही चीज क्या हो जाता है, ठीक नहीं होता है, उल्टा पड़ सकता है। बात समझ आ रही ना? पढ़िए तो इलस्ट्रेशन पढ़िए, क्या लिखा हुआ। If an individual saves more, एक इंसान अगर पैसा ज्यादा बचाता है तो वो उसके लिए क्या है, फ्यूचर के लिए वो फ्यूचर अपना बना रहा है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी के लिए। लेकिन if all the people in the economy save more and spend less, demand of goods and services decline. Consequently, परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। अब प्रोड्यूसर के गुड्स का डिमांड ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन क्या करेगा, कम करेगा। जब प्रोडक्शन कम करेगा तो मशीन क्यों खरीदेगा, वेजेस पे क्यों खर्च करेगा, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल में फॉल, इकोनॉमी विल ड्रिवन टुवर्ड्स फ्यूचर पॉवर्टी, और इकोनॉमी क्या हो जाएगा कि नीचे गिरने लगेगा rather than prosperity। तो प्रोस्पेरिटी क्या हुआ, आप बचा रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं, और पॉवर्टी क्या हुआ, जब आप जैसे सभी लोग कॉपी करते हैं। क्लियर हो गया? इसको देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप एंड सिग्निफिकेंस क्या है। स्कोप क्या है कि हम नेशनल इनकम, देखो माइक्रो में क्या क्या कवर होता है ये बोला। नेशनल इनकम क्या कवर होता है, एग्रीगेट डिमांड आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, ये सब माइक्रो। लार्ज स्केल पे थ्योरी ऑफ मनी आता है, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप समझते हैं। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच जो गैप होता है उसको गैप कहते हैं। अब इन्फ्लेशन गैप कब होगा, जब डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई क्या होगा कम, तो वो इन्फ्लेशनरी गैप हो गया।
और डिफ्लेशनरी गैप क्या हो गया? सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो तो डिफ्लेशनरी गैप हो गया। गवर्नमेंट का रोल क्या होगा? ये सब क्या है? स्कोप ऑफ मैक्रो एंड फॉरेक्स रेट के बारे में पढ़ा, बैलेंस ऑफ, ये सब चैप्टर से जो हमको पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चैप्टर 1 हर बीएसटी का देखिएगा, बेसिक सबका इंट्रोडक्शन बता दिया आने वाले चैप्टर का। सिग्निफिकेंस क्या है? हम इकोनॉमी को डिस्क्राइब करते हैं, नेशनल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट चेक करते हैं, गवर्नमेंट का बजट, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या बनाता है? रोड मैप, मतलब एक मतलब रास्ता बनता है इकोनॉमी पे। क्या स्टेबिलिटी आएगी? जैसे गवर्नमेंट अपना डिसीजन लिया, आरबीआई डिसीजन लिया, इसमें स्टेबिलिटी आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देख सकते हैं कि डेफिसिट, एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट पॉलिसी को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, इसका हम पॉलिसी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? चैप्टर 1 हो गया। अब आपको क्या करना? चैप्टर 1 पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 2 हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना? अब अकाउंट्स करेगा, ठीक है? ये बताता था उसको, ये कर दो तो उसको खत्म कर दो।